किस्त नंबर 12। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक जारी था। वो तबीयत का बहाना करती पहले ही उठ चुकी थी। ये शख्स उसके हवासों पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। इसके पहलू में बैठना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। उपटन भी नहीं लगवाएंगी, इतने माँ से पूछा था इसने। वो बेड पर लेटी पहलू बदल गई। न जाने क्यों लेकिन आज इब्राहिम का सबके सामने इसके करीब बना इस पर अपनी चादर डालना उसे अच्छा लगा था। कितना अनोखा सा एहसास था ये। बिना कुछ जताए, बगैर कुछ किए वो उसे इतने लोगों के सामने मोतबर कर गया था। उसे महसूस भी नहीं हुआ। इसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। इसकी काली चादर अब भी इसके तन पर लिपटी थी। इसकी महसूस कौन खुशबू उसे अपने इर्द गिर्द बिखरती महसूस हो रही थी। वो ये चादर इसकी खुशबू खुद में बसाने के लिए उसे पहनाता था, मगर गैर इरादी तौर पर वो उसे अपनी खुशबू को आदी करता जा रहा था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो होश में आई थी। बाबा आ जाएं। बाबा जान। अफजल मलिक को दरवाजे पर मौजूद देखकर मुस्कुराती हुई बोली। वो शफकत से इसकी पेशानी चूमते इसके पास आ बैठी। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? बाबर की चिड़िया खुश तो है ना? इसका चेहरा हाथों में भरे वो शिकत खोर से लहजे में पूछ रहे थे। इनके हाथों को आंखों से लगाकर लबों से लगाते वो मुस्कुराई। मुतमईन हूँ अब। इनके हाथों पर थोड़ी टिकाई वो पुरस्कों से बोली थी। इसने खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वो नहीं जानती थी वो खुश है या नहीं, लेकिन इब्राहिम के आज के अमल के बाद वो मुतमईन ज़रूर हो गई थी। आप खुश रहेंगी बेला। इसके चेहरे पर तुमानियत का एक अक्स इन्हें अभी मुतमईन कर गया था। बाबा चाहते हैं इनकी गुड़िया अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मौका पर ये पहने। एक बॉक्स इसके हवाले करते इन्होंने मोहब्बत से कहा था। इनकी आंखों में हसरत बोल रही थी, आंखों में नदामत का अक्स वाक़ था। वो उलझ सी गई। बाबा ये ड्रेस क्या बहुत स्पेशल है? इसने इश्तियाक से पूछा। बहुत खास है मेरी जान, आपके बाबा की ज़िंदगी का एहसासा है। इनकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। कितनी ही देर वो उसे अपने सीने से लगाए उससे बातें करते रहे थे। इनके लहजे का कुर्ब वो बाखूबी महसूस कर सकती थी, लेकिन वजह जानने से कासिर थी। एक हसन हसन मुजस्सम का पैराहन रंगी ढल जाए धनक जैसे किसी चंद्र किरण में। रात मुकम्मल हसीन और जोबन पर थी। चमन में चंद बागी फूलों की महक ने चांदनी पर एक सहर छोड़ दिया था, और इस सहर ने चांद को कदरे बेबाक किया था। चांद परियां जुगनुओं के रूप धार चुकी थी। समा चांद की तर्ज में खो चुकी थी और फिजा चाशनी में धो चुकी थी। रात की तारीखी चंद्रमुखी की जुल्फों की तरह सियाह मगर नमदीदा सी थी। ये रात इन चारों की जिंदगियों में अलग मोड़ ले आई थी। वलीमे का फंक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर शहर के एक बड़े होटल में मुनक्कद था। जवाल के CSS में पोजीशन बनने पर शहर के बहुत से लोग मौजूद थे। वो पूरे एतमाद से चीनी का हाथ थामे उसे एक एक मेहमान से मुतारिफ करवा रहा था। वो जो इतनी पब्लिक देखकर सहमी हुई, इसके बाजू से लगी खड़ी थी। चाबी की गुड़िया मानत इसके साथ हरकत कर रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। इसके कानों में सरगोशी करते वो मोहब्बत से बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा चाबी। वो आंसू भरी नज़रों से उसे तकती हुई बोली। लोगों की बातें इनकी नज़रें से परेशान कर रही थी। इसकी हालत के पेश नज़र वो उसे लिए स्टेज तक आ गया था, जहाँ पहले ही इब्राहिम खड़ा था। जवार और श्री से बातें करते इब्राहिम की नज़र अफजा मलिक का हाथ थामे एंट्रेंस से दाखिल होती बेला पड़ गई, और फिर पलटने से इनकारी हो गई थी। महरून टखनों तक आती मैक्सी पहने, सर पर हमरंग दुपट्टा सजाए, इस परियों जैसी लड़की पर टूट कर रूप आया था। चांदनी रात में वादी चांद से उतरकर इसकी जानिब बढ़ रही थी। चांद बादलों की ओट में छुप सा गया था। इसके वजूद को छू कर गुजरती हुई हवा की लहर इसके कानों में सरगोशियाँ करती महसूस हो रही थी। हाथों में कंगन, नाक में नथली किस कदर सुहानी लग रही थी। वो शहरज़दा सा उसे तक रहा था। वो इसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो अब भी किसी शहर में गिरफ्तार उसे तक रहा था। पोर पर सजी वो सिर्फ उसे शहरज़दा नहीं कह रही थी, वो अफजल मलिक को शिद्दत से माजी याद दिला गई थी। किसी मेहमान से बात करती सिदरा बेगम ने ठटक कर इस स्टेज पर इब्राहिम के पहलू में बैठती बेला को देखा। फिरोज इनके लबों से बेख्तियार हरकत की थी। दिल में दर्द सा उठा था। अपने हसीन रूप के साथ वो यहाँ मौजूद दो लोगों को गहरे कुर्ब में मुब्तला कर चुकी थी। वो हूबहू वैसी ही थी। इस पर सजी सबरी वो बेला अफजल मलिक नहीं थी। इन्होंने बेसाख्ता अफजल मलिक की जानिब देखा था, जो नम आंखों से लब भींचे यकटक बेला की जानिब देख रहे थे, लेकिन इनकी आंखों में वो अक्स बेला का नहीं था, वो अक्स अफरोज़ अहमद का था। इन्हें अपना दिल दर्द से फटता महसूस हो रहा था। आज ये जंगली बिल्ली बहुत हसीन लग रही है, वो शरारत से कहता इसकी रीढ़ उसे करीब कर दिया। बाहर में जाएं आप। अपनी पेंसिल ही पूरी ताकत से इसके पैर पर मारते हुए दांत पीस कर ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली थी। वो तो आपका ठिकाना नहीं। क्या दोनों साथ चलेंगे? इसकी नाजुक कमर पर हाथ डालकर इत्मीनान से इसे करीब करके वो उसके कानों में
झुका दिलकश मुस्कुराहट लबों पे लिए बोल रहा था। दूर से देखने पर वो कोई मोहब्बत भरी सरगोशी करता मालूम हो रहा था। मैम, आप सर के कंधे पर हाथ रखें प्लीज़, फोटोग्राफर के दांत ने पूछते हुए। जैसे कहने पर वो जो पहले ही जली बुनी बैठी खड़ी थी, अपनी तोपों का रुख इसकी जानिब कर चुकी थी। क्यों, तुम्हारी फुप्पू की बेटी की शादी है जो तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी हो रही? मैम कंधे पर हाथ रखी, मैम मुस्कुराएं। थोड़ी देर बाद तुमको मुझे कहोगे मैम फूट फूट कर रोक कर दिखाएं। आखिर कोई इकलौती शादी का फोटो एल्बम जो है बच्चों को दिखाना भी तो होगा ना भाई। तुम्हारी मम्मा अपनी कुर्सी पर रोती हुई आलिया भट्ट लग रही थी। कमर पर हाथ रखे इसके सामने खड़ी वो अपने दुल्हापे की परवाह किए बगैर मुस्कुराती हुई शुरू हो चुकी थी। बेला इब्राहिम ने हंसते हुए इसकी जानिब देखा। श्री कमरे में दाखिल होते उसने उसे पुकारा। वो कमरे में मौजूद नहीं थी। कुछ देर पहले वो सब घर आए थे। बाहर के कुछ मामला निपटा कर वो कमरे में आया तो उसे मौजूद नहीं पाकर वो गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ करने से पहले ही आप यूं रो रही हैं? इसकी संजीदा सी आवाज़ समाज से टकराई। श्री ने गर्दन मोड़कर आवाज़ की चुम्मा देखा। जहाँ वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा संजीदा साहब से ही देख रहा था। उसे यूं सामने देखकर आंसू मजीद फिसल कर चेहरा भिगोने लगे। वो लब भींचकर उसे देखता इसके नज़दीक आ खड़ा हुआ। दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द जमाए वो गहरी निगाहों से इसका रोया रोया चेहरा देख रहा था। बाहर जो बातें वो सुनकर आया था उसे अच्छी तरह अंदाजा था रोने का ही शुगल पूरा कर रही होगी। सुर्ख और सब्ज रंग का भारी कामदार लहंगा चोली में मलबूस वो उसे दुनिया भुलाने पर मजबूर कर रही थी। भारी कामदार दुपट्टा सिल्क कर शानों पर आ ठहरा था। रोने की वजह से आज भी वो अपना मेकअप पूरी तरह खराब कर चुकी थी। सामने खड़ी नाजुक सी लड़की को इस रूप में यूं पोड़ पोड़ अपने लिए सजा देखने के लिए इसने रातें दुआओं में गुजारी थी। वो आज इससे सहमी नहीं थी। बहती निगाहों में शिकवा लिए इसकी जानिब देख रही थी जैसे सारा कसूर ही इसका हो। भीगी पुरशिकवा निगाहें उठाई वो इसका जब्त आजमा रही थी कि कह दें क्या कहना चाहती हैं। इसकी निगाहों का ये शिकवा इसके दिल पर पुछियाँ फेर रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज लोग मुझे हमदर्दी की निगाह से देख रहे थे। इनकी निगाहें, इनकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी मैं कितनी मिसमैच हूँ तुम्हारे साथ। तुमने सबकी नज़र में अजमत की बुलंदी पर पहुँच गए हो। तुमने नहीं सुनी लोगों की वो हमदर्दियाँ जो तुम्हारे साथ थी। खुद से 2 साल बड़ी एक बीमार लड़की जिसकी मंगनी इसकी बीमारी की बिना पर टूट गई, उसे अपना कर तुमने अपना मुकाम बहुत ऊंचा बना लिया जवार मलिक। और मुझे, मेरी ज़ात को सबकी हमदर्दी भरी निगाहों के लिए छोड़ दिया तुमने। अपनी जिद में मेरा मजाक बना दिया तुमने। नाजुक हाथ इसके फौलादी सीने पर बरसाती वो दिल में भरा सारा गुबार निकाल रही थी। वो इत्मीनान से खड़ा लब भींचे उसे देख रहा था। रोने की वजह से सुर्ख होती इसकी नाक में सजी सादा सी नथली इसके बोलने पर सुर्ख लिपस्टिक से रंगे लबों से मिस होती क़यामत बर्पा कर रही थी। इसने बेख्तियार नज़रों का निगाहों का रुख फेरा। इस वक्त लम्हे भर की बेखुदी सामने खड़ी नाजुक सी लड़की को काफ़ी हद तक उसे बदगुमान कर देती। वो अब थक कर गहरी सांसें ले रही थी। आई एम सॉरी। नरमी से आंखों से बहते मोती चुनते वो अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगता गया इसके शिकवे ख़त्म कर रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी इतना रो लेने के बाद अब उसे बोलने में दुश्वारी हो रही थी। गहरी सांस लेती बाकी के जुमला इस पर मुक्के बरसा कर जाहिर कर रही थी। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है आपको। एक एक तकलीफ का उजाला करूँगा मैं, लेकिन अभी रोना बंद करिए। तबीयत बिगड़ रही है। चूड़ियों और मेहंदी से सजी नाजुक कलाई जिन्हें वो मुसलसल इस पर बरसा रही थी, नरमी से इसकी कलाई थाम कर सीने से लगाते वो संजीदगी से बोला। उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाने के बाद पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया जिसे वो खामोशी से साम गई थी। चेंज कर लें, ड्रेस हैवी है काफ़ी। रोने का शुगर पूरा होता देख वो संजीदगी से बोला। इसके नाजुक वजूद के लिहाज से वो ड्रेस काफ़ी हैवी था। वो खुद भी जल्द अज जल्द इससे आज़ाद होना चाहती थी। जवार के कहने पर वो सरत से उठी। अगले ही पल लहरा कर गिरने को थी। इसने तेज़ी का मुजाहरा करते बर वक्त उसे थामा। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? उसे साथ लगाते हुए फिक्रमंद सा पूछ रहा था। ठीक हूँ, थक गई हूँ। इसकी धीमी आवाज़ पर जवार ने इसकी जानिब देखा। वो बात भी मुश्किल से कर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो तो वाकिफ था इसकी हालत से। इसकी हालत ऐसी नहीं थी वो जो फंक्शन अटेंड करती। उसे बेड पर बिठा कर इसने भारी दुपट्टे से उसे आज़ाद किया। वो आंखें मूंदे बेड ग्राउंड से टेक लगा चुकी थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई मज़ाहमत करती। वो इसकी फिक्रमंद आवाज़ सुन रही थी जो बार बार इसकी गाल थपकते इसे तकलीफ़ के बाबत दरियाफ्त कर रहा था। शिरीन, मुझे बताए कहीं कोई तकलीफ़ है? सांस लेने में मुश्किल हो रही है? एक एक करके तमाम जेवर उतार कर इसके पैरों को भी सैंडल से आज़ाद करने के बाद वो नरमी से पूछ रहा था। नहीं, बस सोना चाहती हूँ। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती इसी तरह बेड पर सिमट कर लेट गई। आज सुबह से इसने मेडिसिन नहीं ली थी जिसका ये नतीजा हुआ था, लेकिन दवार को बताकर वो इसकी सख्ती नहीं बर्दाश्त करना चाहती थी।
اس لیے خاموش ہی رہی۔ شری اٹھے، یہ دودھ پی لیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے سہارا دے کر بٹھاتے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا۔ میڈیسن لی تھی آپ نے؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھوں میں دیتے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ آنکھوں میں کھپکی لیے لب بھیج کر اسے تک رہا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو گھورتی لب کاٹ رہی تھی۔ آپ کی یہ حالت درست کر لوں، پھر خبر لیتا ہوں اس بات پر میں، سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی ماں میڈیسن لیے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ڈریس بھی چینج کرنا ہے، میں تھک بھی گئی ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ بھرائی آواز میں بولی، جائے پہلے چینج کرے، پھر اپنی نیند اور تھکن دونوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے نرمی سے برنولا نکال کے وہ اطمینان سے بولا، مجھے ضرورت نہیں ہے علاج کی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں بہت، دودھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں اب بھی تھکی ہوئی ہوں۔ وہ لب کاٹ طرف کر بولی، جائیں چینج کر لیں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں، تم نے کہا، وہ سہمے ہوئی رو دینے کو تھی۔ کچھ نہیں کہا میں نے، جائے، اس نے نرمی سے کہتے اس کی ناک دبائی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا، جو ڈھیلی سی کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس کی نہ تو نظروں سے بیڈ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے لیے کنارہ تلاش کر رہی ہے۔ آہستہ سے کنارے پر ٹکتی وہ ہمیشہ کی طرح اس کی جانب پشت کیے لیٹ گئی۔ دوبارہ نفی میں گردن ہلاتا، اس کی پشت پر بکھرے لمبے بال دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں میچی، لب بھینچ گئی تھی۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گا میں، لیکن اس طرح سہما نہیں کریں۔ میری قربت میری بیوی کے خوف کا باعث بنے، مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے شری۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے اسے مشکل میں ڈال رہی تھی۔ یار کچھ نہیں کر رہا، سو جائیں۔ اس کا سر اپنے شانے پر رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بولا۔ آسمان پر تاروں کی ایک دنیا بسی تھی۔ رات کا اندھیرا بھی آج دلکش تھا، روشن، حسین اور پرکشش۔ کچھ دیر پہلے ہی افضل ملک اسے اس کے کمرے میں تک چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کمرے میں وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ بلیک اور براؤن کے کمبینیشن میں سیٹ وہ کمرہ اپنے میں کی نفاست پسند طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے کمرے میں فرنیچر زیادہ نہیں تھے۔ جہازی سائز پلنگ، وارڈروب اور ڈریسنگ کے علاوہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل اور کمرہ سادہ مگر خوبصورت تھا۔ وہ حیرانی سے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی تصویر کی جانب گئی۔ وہ اس کی تصویر تھی۔ ابراہیم کے کمرے میں اپنی تصویر کی موجودگی اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارد گرد گھوم کر پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ابراہیم نے مسکرا کر اسے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی دیکھی۔ پورے حق سے اپنے کمرے میں گھومتی وہ کتنی حسین لگی تھی اسے۔ پرستان کا عکس تھا یا سے کہیں خوبصورت، دید سے باوجود دل کی حقائقیں جو محبت کی دلیلیں بن کر افق سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس سے نمودار ہونے والی روشنی میں محبت تلاش رہا تھا۔ دل نے حقائقیں بدل دی تھی۔ بیلا ابراہیم ملک، اس کی آواز پر وہ اس کی جانب گھومی۔ وہ آنکھوں میں محبتوں کا جہان آباد کیے اسے تک رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں پور سجی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ آپ جب سامنے ہوتی ہے تو لفظ چپ اور دل ساکت بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ خدا رحم کیجیے، لبوں کی جنبش سے لفظوں کی مالا بن کر دل کی دھڑکن سے ساز بنائیے تاکہ لب اور دل مل کر اس کے تال قائم کر سکے، جس سے تمہاری دھن ترتیب پا کر امر ہو سکے۔ محبت پاش نظر سے اس کی جانب دیکھتا وہ مخمور لہجے میں بول رہا تھا، مجھ سے یہ فلمی باتیں نہیں کیا کرے، زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خجل سی ہو کر کہتی اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ وہ شانہ سے اسے تھامتا اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اب سے آپ کے جب بھی قریب آؤں گا، آپ کے مکمل ہوش و حواس میں آؤں گا۔ ایک بار کی غلطی کی سزا آپ آج تک مجھے دے رہی ہیں۔ پوری شدت سے اس کے ماتھے پر سجے جھومر پر لب رکھتا وہ سنجیدہ سا بولا، چھوڑے مجھے۔ وہ سرخ ہوتی تلملائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ نتھلی کو ہولے سے چھوتا وہ مسکرا کر بولا، بابا نے نہیں کہا۔ وہ پل بھر کو اداس سی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر اس کے اداس چہرے کی جانب دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بچوں جیسی اداسی تھی۔ آئیں میرے ساتھ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اتنی رات میں کہاں؟ وہ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آ جائیں، آپ کے چہرے کی اداسی دور کرنے، وہ سنجیدہ سے بولتا اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکلا۔ چاندنی رات کی دودھیا روشنی نے رات کی بڑھتی تاریکی پر دودھیا چاندن تانی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود وہ دونوں فریق اپنی اپنی سوچوں میں گم گہرے قرب میں مبتلا تھے۔ وہ دونوں جو زندگی کے ہم سفر تھے، لیکن سمندر کے دو کناروں کے مانند، جو ساتھ چلتے ہیں ازل سے لیکن ملاپ سے بہت پرے۔ بیلا افضل ملک کا سجا سورا وہ روپ ان دو فریقوں کے دلوں پر اوس کے مانند پڑا تھا۔ بیلا افضل ملک ان کی زندگی کی وہ سچائی تھی جسے وہ دونوں ہی بہت چاہتے تھے۔ سدرا بیگم نے گہری سانس لے کر کھڑکی کے پاس کھڑے افضل ملک کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ہی واقف تھے کہ آج کی رات ان پر بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ قرب مختلف تھے لیکن وجہ ایک ہی تھی، افروز احمد۔
अफरोज अहमद का चांद सा सरापा जो आज हूबहू बेला अफजल मलिक में नजर आया था। बाबा, बेला की आवाज़ ने इन दोनों को हार में ला पटका था। चोट बहुत गहरी लगी थी। अफजल मलिक ने सड़क से अपनी आंखें साफ की। बाबा की जान मेरी चिड़िया, यहाँ क्या कर रहा है मेरा बच्चा? वो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब घूमे। सिद्रा ने हसरत से इनकी मुस्कुराहट देखी। दूसरी नज़र दरवाजे पर खड़ी दुल्हन बनी बेला की जानिब डाली। आज इन्हें एहसास हुआ था वो तो हूबहू वैसी ही थी, इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही हसीन। वैसे ही काली आंखें, काले बाल, वैसे ही चांद सा चेहरा। थोड़ी का वो गढ़ा। फर्क था तो आंखों की चमक का। अफरोज की आंखें शरारत से चमकती थी, लेकिन बेला, इसकी आंखों में तशकीनी थी, हसरत थी जो वाज़ेह नजर आती थी। फर्क था लबों की मुस्कुराहट का। अफरोज की मुस्कुराहट में कुर्ब नहीं होता था। अफरोज, इन दोनों के ही लबों से बेआवाज़ पुकार निकली थी। वो दोनों ही फ्रांस की कैफियत में दरवाजे पर खड़ी दुल्हन बनी बेला को देख रहे थे। हाथ से पहले वो कभी इतना तैयार नहीं हुई थी, कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे इसने। शायद इसलिए आज से पहले इन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि वो हूबहू अफरोज अहमद का अक्स थी। बाबा, इन दोनों का यूं अपनी जान तकते पाकर इसने उलझ कर एक बार इन्हें पुकारा, जी जी मेरा बच्चा। वो जैसे होश में आए थे। वहीं सिद्रा ने अपनी सिसकी दबाई थी। वो अफरोज अहमद, अफरोज नहीं, वो तो बेला थी, बेला इब्राहिम। क्या हुआ, सब ठीक है ना बच्चों? वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुके थे। इस पहर बेला को अपने कब्र में देकर दिल को हजार खदशों ने घेर लिया था। बाबा, आप याद आ रहे हैं, वो बच्चों जैसे मुंह बसूरते बोली। नजरें सिद्रा बेगम पर ही टिकी थी। इब्राहिम ने बगौर इसकी जानिब देखा। इसकी आंखें इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। अनोखी दुल्हन थी वो। शादी के रात बाबा की याद आ रही थी इसे। बाबा की जान। वो नम आंखों से हंस पड़े थे। वो इनका इश्क थी, इनकी ज़िंदगी का समाया थी, इनके इश्क की निशानी थी। देख लें इनके जालिम चाचू। इब्राहिम इसका हाथ थामे हंसते हुए अफजल साहब के करीब आया। इन्होंने आगे बढ़कर इसके माथे पर प्यार करते हुए सीने से लगाया। जलते दिल को करार सा आ गया था। इतने परेशान लग रहे हैं आप मुझे, आपने प्यार भी नहीं किया। इतना तैयार हुई हूँ मैं आज, मेरी तारीफ भी नहीं की आपने। आपके कहने पर यह ड्रेस पहना है मैंने बाबा, वरना मैं अपनी जीन्स नहीं पहनती। वो इनके सीने से लगी लाट से बोली। इब्राहिम की आंखें मुस्कुरा उठी थी। नहीं मेरे बच्चे, परेशान नहीं है बाबा। आज मेरी बेटी की ज़िंदगी का सबसे अहम मौका है। मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत करें। बाबा अपनी शहजादी को खुश मुतमईन देखना चाहते हैं। आप और श्री तो बाबा का सुकून है। इनकी बात पर वो मुतमईन से मुस्कुराई। अब अपने कमरे में जाएंगी बाबा की चिड़िया, और शौहर को बिल्कुल इसी तरह इज्जत करनी है जिस तरह बाबा की करती हैं। माथे पर प्यार देते इन्होंने मोहब्बत से कहा था। वो एक नज़र अपनी जानिब शरारत से तकते इब्राहिम को जानब देखकर सर हिला गई। अगली नज़र बेख्तियार सिद्रा बेगम की जानिब उठी थी, जो बेड पर नींद दराज आंखें मूंदे बैठी थी। इब्राहिम ने बागौर इसकी जानिब देखा। वो आज भी आंखों में तशकीनी लिए नहीं देख रही थी। मैं जाऊँ बाबा? वो बामुश्किल मुस्कुराती हुई बोली। बेला, यहाँ मेरे साथ आए। इसके गिर्द अपना मजबूत हसार करते वो संजीदगी से बोला। बेला ने उलझ कर इसकी जानिब देखा। वो उसे लिए सिद्रा बेगम के करीब आ खड़ा हुआ था। अम्मा जान। इब्राहिम की आवाज़ पर इन्होंने आंखें खोली। इनकी आंखों में नमी देखती बेला तरफ उठी थी। क्या हुआ मिसेज अफजल, आपकी तबीयत खराब है? आंखें रेड हो रही हैं आपकी। वो सारी खफकी बुलाई इनके बराबर आ बैठी थी। इन्होंने बेबसी से इसकी जानिब देखा। इतने करीब बैठी थी वो, इसका एक एक नक्श इन्हें अजबर हो रहा था। ये वो लड़की थी जो बचपन से आंखों में तशनगी लिए इन्हें यूं ही तकती थी। आज इनकी ज़िंदगी का सबसे नाजुक दिन था। नई ज़िंदगी की नई शुरुआत का। एक लम्हे के लिए तमाम यादें भुलाती, चीखते चिल्लाते दिल को थपकी देकर सुलाती वो आगे बढ़ी थी। इसके माथे पर लब रखती सिसकी थी। वो तो सुन सी ये लम्स महसूस कर रही थी। इस लम्स के लिए वो आज तक तरसती रही थी। आज मिल रहा था तो यूँ। मैं ठीक हूँ, रात बहुत हो गई है बेला। इब्राहिम, तुम लोगों को अपने कमरे में जाना चाहिए। आंसुओं को जब्त करती वो मजबूत लहजे में बोली। यह इनायत बेटी के लिए थी या बहू के लिए मिसेज अफजल? वो जब्त के बावजूद भी आंसू रोक नहीं सकी थी। आंसू झरनों की सूरत बह निकले थे। ये बेला इब्राहिम मलिक के लिए है। वो संजीदगी से बोली। बेला इब्राहिम मलिक को इस इनायत की ज़रूरत नहीं है। इस लम्स की ज़रूरत बेला अफजल मलिक को है, जिसको आप आज तक नहीं दे सकी। कहकर वो रुकी नहीं थी। इब्राहिम ने लब भींच कर इनकी जानिब देखा। आज इन्हें सास की नहीं, माँ की ज़रूरत है माँ जान। इसका अंदाज बहुत कुछ जताता हुआ था। वो इसके पीछे ही कमरे से निकल गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो जेवर उतार रही थी। इसका चेहरा स्पॉट था। वो कोई एहसास नहीं ढूंढ पाया था। वो खामोशी से इसका हर अमल दिख रहा था। तमाम जेवर उतार कर रखती वो अपनी मखसूस नाइटी लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब भर गई। कुछ देर के बाद वो नाइटी में मलबूस धुले चेहरे के साथ बाहर निकली थी। सूझी हुई सुर्ख आंखें अंदर का हाल खूब बयान कर गई थी। वो अब भी खामोश
खामोशी से सोफे की जानब जाती बेला की कलाई जद में ले चुका था। आप जब तक खुद रजामंदी से अपना आप नहीं सौंपेंगी, मैं अपना जायज़ हक भी आपसे सवाल नहीं करूँगा। जितना वक्त चाहे ले लें। इसके चेहरे से गिरती पानी की बूंदों कतरों को उंगली के पोरों पर चुनता हुआ संजीदगी से बोल रहा था। इसके दरवाजा अंदाज पर वो सुर्ख सी हो गई थी। अपने आंसू मुझसे नहीं छुपाया करें बेला, आप मेरी रूह का हिस्सा हैं। आपको तकलीफ होती है तो कुर्ब से मैं गुजरता हूँ। आप यकीन करें नहीं करें, लेकिन आपकी आंखों के ये गुलाबी किनारे मेरे दिल का सुकून अपने साथ ले जाती हैं। सारे आंसू सारे दर्द मुझे दे दे हनी। उसे बगैर छुए वो उसके करीब तर हुआ था। इसकी बहुत जल्द सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस करती वो बेचैन सी हो गई थी। इन वाहियात नामों से मुझे ना पुकारा करें। वो तनक कर बोली, बीवी हैं आप मेरी। वाहियात नाम क्या, वाहियात हरकतें करने का भी हक रखता हूँ। बंदा शरीफ हो, आपकी इजाज़त के बगैर करीब कम ही आता हूँ। वो निचला लब दबाए मुस्कुराए। इंतहाई वाहियात इंसान है आप, सस्ती तरीन आला दर्जे की ठरकी। इसकी मुस्कुराहट पर आंखें छोटी की गुस्से से घूरती वो पूरी ताकत से अपना सर इसके थोड़ी पे मारती हुई बोली थी। इसका कद इसके सीने तक ही आता था। अपने सर का इस्तेमाल वो इसके चेहरे पर पूरे ज़ोर से करती थी। ये जो अलकबात आप मुझे देती हैं ना मिसेस इब्राहिम, कभी मैं इन पर पूरा उतरने पर आया तो आप क्या करेंगी? झुक कर अपनी थोड़ी इसके लब के करीब करते वो आँच देते लहजे में बोला। ये सब इतनी अचानक हुआ था वो समझ ही नहीं सकी कि क्या हुआ। अपने लबों पर इसकी शेर की जुबान महसूस करते उसे 100 वॉट का करंट लगा था। सस्ते हीरो वाहियात इंसान जहन्नुम में जाएं। वो इस पर 4 हुर्फ बेचती बेड पर लेटती चादर सर तक तान गई थी। उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो लबों पर अपनी चुभन सी महसूस हो रही थी। हीरो तो मानती है ना? इसकी मुस्कुराती आवाज़ माथ से टकराई थी। बिना देखे ही वो जानती थी वो लब दुबाई मुस्कुरा रहा होगा। ठरकी की 20 आदमी वो जल कर बड़बड़ाई।